हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी, थोड़ी सी एक्चुअली तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज भी आपका जो सेशन है वो रिकॉर्डेड ही रहेगा, ठीक है। आपको एज ए प्रीमियर ये मिल जाएगा सेशन, और आने वाले कुछ दिनों में भी आपके जो सेशंस हैं वो कुछ इसी प्रकार के रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अपने आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आज की डेट में भी हम लोग MCQ ही करने वाले हैं, तो जैसे हम लोग MCQ करते हैं आप थोड़ी देर रुकिएगा, अपना आंसर कीजिएगा और फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लास्ट हमने 340 तक क्वेश्चंस को कर लिया था, 500 क्वेश्चंस की ये हमारी सीरीज थी। तो उसी के आगे नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है नाइट्रिफिकेशन में का जो मतलब है वो क्या होता है। क्या नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन, या वायुमंडल के ऑक्सीजन का स्थिर होना। यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो प्लांट्स हैं, हमारी धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट वो नाइट्रोजन को एज ए नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ऐसे तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लगभग वायु में 78% तक आपको नाइट्रोजन मिलेगी, परंतु हमारे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में इसको लेते हैं। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि नाइट्रीकरण का अर्थ होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होना। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर? इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है इंटेलसेट। इंटेलसेट क्या है, अब यहाँ से बहुत अच्छे से देखना है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सेकेंड है इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, थर्ड है इंटर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड फोर्थ है नन ऑफ अबव। आपको इसका आंसर करना है कि इनमें से क्या इंटेलसेट जो है वो किसके लिए है। इंटेलसेट का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये USA की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इंटेलसेट यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट देखें, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में पोलियो की दो चीज़ें आई थी। एक तो ड्रॉप आया था अभी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं 2 बूंद जिंदगी की, और सबसे पहले आया था वैक्सीन। ठीक है, और पोलियो कैसा है, वायरस से होने वाला डिजीज़ है जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो जाती है। अब आपको यहाँ बताना है कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन, जोनास ई साल्क। ठीक है, जोनास ई साल्क। अब यहां से ध्यान रखिएगा, एक और आते हैं अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ने इसका अब यहाँ पे देखो, वैक्सीन की बात करेंगे तो जोनास साल्क ने दी थी, और अगर हम 2 बूंद मतलब ओरल की बात करते हैं तो वो दिया था अल्बर्ट साबिन ने। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि लिटमस जो है वो आपको इनमें से किससे मिलता है। क्या वो शैवाल से मिलता है, लाइकेन, कवक या वायरस। आपको लिटमस के बारे में बताना है। एक्चुअली लिटमस एक क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करता है। अगर कहीं पे भी SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये वहाँ पर पहचान लेगा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे जो लाइकेन है वो सड़ने लग जाएगा। तो लाइकेन जो है ये एल्गी और कवक इन दोनों का मिक्सचर है। आपको ध्यान रखना है, एल्गी और कवक इन दोनों का ही क्या है, इन दोनों का ही मिक्सचर है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो लिटमस जो है वो आपको लाइकेन से ही प्राप्त होता है। अब लिटमस का इस्तेमाल कहाँ होता है, अब देखते हैं ना। लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन से ही मिलता है। अब लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन को दर्शाता है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और किसका सहजीवी संबंध है, एल्गी और कवक का यानी फंगस का। ठीक है, और जहाँ पे SO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे लाइकेन जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 23 से 76, 2 से 4, 1 से 26 या 6 से 7। आपको बताना है कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ या मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो उसके लिए उसका पीएच कितना होना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नेचर की है तो दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो काफ़ी कम होगी। तो हमें चाहिए मिट्टी ऐसी हो जो न्यूट्रल हो, जहाँ पे सारी फसलें अच्छे से उग पाएँ। तो ध्यान रखिएगा 6 से 7। देखो 23 से 76 बहुत ज़्यादा है, 2 से 4 ये थोड़ा एसिडिक नेचर का हो गया है, ये सेट नहीं बैठ रहा है। तो 6 से 7 जो है ये हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रल के बीच का, ये न्यूट्रल के आसपास का ही आपका यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जस्ट न्यूट्रल के आसपास का है। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है? ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे आपके बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर रहा है। कैडमियम, लेड, क्रोमियम, निकल। हाँ जी, इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, अपना मन में सोच लें, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लेड रहेगा। ठीक है, नोकिंग को कम करने के लिए हम लेड मिलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा लेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर ये आपके अगर ये जलता है ईंधन के साथ, अगर हम इसे मिला रहे हैं तो एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करेगा। ऐसे तो कैडमियम भी करेगा, बट कैडमियम के कंपैरिजन में लेड बहुत ज़्यादा करता है। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। आपको बताना है कि क्लोरोफिल का धातु घटक, इट मीन्स क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए सभी प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। किसकी प्रेजेंस में होगा? सन की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट देखें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नायलॉन 66, रेयॉन, केवलर, डेक्रॉन। आपको बताना है ये पॉलीमर वगैरह, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा एवरीडे साइंस से रिलेट करते हैं, एंड इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा केवलर। केवलर का इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में, ताकि अगर उसको कोई गोली लग रही है तो वो उसके उधर आपकी बॉडी पे नहीं टच हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वायरस क्या है? वायरस क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है जो वायरस है वो किससे बना होता है या वायरस क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका, जल्दी से यहाँ पे दें आंसर आप लोग खुद की तरफ से कि क्या हो सकता है। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जनरली वायरस के अंदर 2 ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, या तो उसके अंदर आरएनए मिलता है और साथ में मिलता है प्रोटीन। क्लियर? अब आरएनए क्या है? आरएनए जस्ट एक न्यूक्लिक एसिड ही तो है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आरएनए, अब जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, और उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही तो डीएनए एंड आरएनए होते हैं। और जनरली वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका आरएनए होता है। ठीक है, जनरली ऑलमोस्ट सब में लगभग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और उसका जो आउटर लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर है, लिपिड का मतलब फैट होता है, तो राइट आंसर आपका है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है एलसीडी। एलसीडी किसके लिए है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले,
लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको बताना है, आजकल हम लोग एलसीडीज, पहले एलसीडीज का होता था, अब एलईडीज का भी होता है, तो आपको बताना है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस है। जब हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की, आपका ये टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो ये उसी से ही रिलेट कर रहा है। इसका राइट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन ऐसा है जिसका कोई एलोट्रॉप नहीं है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जिसका कोई एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप यानी आप बोल सकते हैं अपर रूप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, देखो ऑक्सीजन के और एलोट्रॉप्स हैं, सल्फर के भी हैं, कार्बन के भी हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, फुलरीन है, ये सब। तो ध्यान रखिएगा जो नाइट्रोजन है ना, इसका कोई एलोट्रॉप नहीं है, इसका कोई अपर रूप नहीं है, ठीक है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट देखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने करी थी? ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी, सेकंड है अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड थर्ड है आइजैक न्यूटन, एंड फोर्थ है गैलीलियो गैलीली। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई कुंडली है, ठीक है, उसके अंदर से जब आप फ्लक्स को पास करवाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो यही उसी सिद्धांत को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको बताना है इसके बारे में किसने बताया था, और आंसर आपका है माइकल फेराडे, ठीक है। 1st नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताने वाले कौन थे? माइकल फेराडे थे। तो आपका 1st नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने E बराबर mc², ठीक है, और रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया था। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया, कैलकुलस के बारे में बताया, ठीक है, इनके गति के 3 नियम भी हैं। और गैलीलियो ने बताया था इनर्शिया के बारे में, और इसी वजह से आपका जो न्यूटन का फर्स्ट रूल है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। क्लियर? वो जस्ट इसी की वजह से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है? मॉडरेटर क्या है? जो रिएक्शन को थोड़ा धीमा कर दे। अब ये क्या होती हैं, जब भी परमाणु भट्टी में रिएक्शंस करवाते हैं तो कौन से मटेरियल लेंगे जो रेडियो एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर जल्दी जल्दी से रिएक्शंस करने लग जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा मॉडरेटर मिलाते हैं ताकि जो रिएक्शंस है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि क्या मिलाते हैं। क्लियर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, देखो अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैवी वाटर होता ना, ठीक है, हैवी वाटर। अब आप जल्दी से ये बताएं कि हैवी वाटर हम लोग किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हैवी वाटर हम किसे कहते हैं। तो थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, ये ऑलरेडी थोरियम रेडियम ये तो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिएक्शन को थोड़ा धीमा स्लो किया जाए। उसके अलावा ऑर्डिनरी वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर नहीं, ठीक है, हैवी वाटर दिया होता जिसको हम बोलते हैं D2O, अगर ये होता तो हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सारे जो स्टेटमेंट हैं वो जस्ट हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक हाईएस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन हैज़ नो आइसोटॉप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। आपको इसका आंसर करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, सॉरी कल परसों की क्लास में शायद हमने देखा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और हाइड्रोजन ही खाली एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप के नाम दिए गए हैं, जस्ट लाइक प्रोटियम, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोटियम है, आपका ड्यूटीरियम है, आपका ट्राइटियम है, ठीक है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में सेम नंबर पर आते हैं बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप। एंड आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी नंबर, क्योंकि इसने बोला कि ये कोई आइसोटॉप नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सा आपका यहाँ पे आंसर आ रहा था, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक एसिड है, एसिड एल्डिहाइड है, एथिल एल्कोहल है या फॉर्मिक एसिड है? आपको बताना है कि एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ऐसा किण्वन हो रहा है जस्ट वो कैसा होगा? अवायवीय श्वसन होगा। कैसा होगा? अवायवीय होगा, यानी कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैसे होगी? वो एब्सेंट होगी। क्या होगी? वो एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे क्या होगा? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, आपका थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन ध्वनि के वेग पे प्रभाव नहीं डालता है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता है। जल्दी से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके हर एग्जाम के लिए। इवन अगर आप में से रीड के बच्चे भी हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके टॉपिक में साउंड का, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर साउंड का टॉपिक दिया गया है। तो राइट आंसर इसका रहेगा प्रेशर जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस की बात करते हैं ना, आवाज़ तेज़ या धीरे हो जाना, वहाँ पे प्रेशर ज़रूर प्रभाव डालता। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि साउंड कितना तेज़ चलेगा, उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। आर्द्रता की बात करते हैं, आर्द्र यानी कि जब ह्यूमिडिटी होती है तब भी साउंड की स्पीड बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अभी बारिश का मौसम है, तो अगर कहीं भी हॉर्न बज रहा है या फिर पक्षी वगैरह बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ताप है, आर्द्रता है, घनत्व है, ये सभी इफेक्ट डालते हैं, बट जो प्रेशर है वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? आपको इसका आंसर करना है कि क्या होगा। क्या ये विजिबल लाइट के साथ रिएक्शन करता है? सोडियम ऑक्साइड, कांच का जो सोडियम ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है। कांच का जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्योंकि कांच की बॉटल्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्यों नहीं रखते हैं, और या कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कांच जो है वो किससे, सिलिका से बना होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। इसी वजह से हम हाइड्रोफ्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, ये है हाइड्रोफ्लोरिक। ठीक है, इसको हम कांच की बोतल में क्यों नहीं रखते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। विनेगर, विनेगर किसका जलीय घोल है? आपको बताना है विनेगर जो है वो किसका एक एक्वियस सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। क्या वो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है, क्या वो सिट्रिक एसिड का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है या एसिटिक एसिड का है? आपको बताना है सिरका किसका जलीय घोल है। यानी कि एक्चुअली जो हम विनेगर की बात करते हैं ना, तो इसमें जो एसिटिक एसिड, आपका राइट आंसर रहेगा 4th नंबर, ये तो होता है लगभग 3 से 5%, बाकी जो है वो रहता है वाटर। ठीक है, लगभग आपका 95% 90% जो है वो रहता है पानी, उसके अंदर आपका ये डाल दिया जाता है तो बन जाता है विनेगर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी या वेलोसिटी? आपको बताना है प्रकाश का जो वेग है वो किसके द्वारा डिफाइन या डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोगों को आंसर्स करते रहना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, वेलोसिटी। इसका राइट आंसर है रंग जो है वो डिसाइड किया जाता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग।
क्लियर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप ये जानते हैं ना, जैसे कि विजिबल लाइट जो है जिसके अंदर आप वो टूट जाता है अपने 7 रंगों में, जिसमें विबग्योर हम कलर्स को पढ़ते हैं, वॉयलेट है, इंडिगो है, ऑरेंज है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ये सब। तो इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो रंग दिखाई देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो रंग है वो उसकी वेवलेंथ के साथ या उसकी तरंग दैर्ध्य के साथ डिसाइड होता है। क्लियर, इससे आप बहुत अच्छे से इसको याद रख पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, साबुन कपड़े साफ करने में मदद करता है। आपने देखा होगा जब हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, या तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं या हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो सोप क्या काम करता है, तो जैसे आपने इसको कपड़े के ऊपर रगड़ा ना, गंदगी के ऊपर रगड़ा, तो ये वहाँ के सरफेस टेंशन को कम कर देगा सॉल्यूशन के, और जिसकी वजह से गंदगी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएगी, ठीक है, अलग हो जाएगी। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही है। चाहे डिटर्जेंट की बात करेंगे चाहे सोप की बात करेंगे, ये दोनों ही सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी हट जाती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक कच्चे माल से बना है, नेचुरल रॉ मटेरियल से बना है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीस्टायरेन। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो आर्टिफिशियल कच्चे जो नेचुरल रॉ मटेरियल से बना है। इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो है इसे हम बनाते हैं सेल्यूलोज से। किससे बनाते हैं, सेल्यूलोज से बनाते हैं, और इसको हम लोग ना आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिल्क जो है वो तो नेचुरल है, बट अगर देखो अब सिल्क जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है रेयॉन, जिसे बनाया जाता है सेल्यूलोज से, ठीक है। और सेल्यूलोज अपने आप में एक आप बोल सकते हैं कि पॉलीमर है। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज कैसा है, नेचुरल है। इसी वजह से हमने बोला कि प्राकृतिक कच्चे माल से। राइट आंसर है आपका 1st नंबर ऑप्शन रेयॉन। नेक्स्ट देखें, इनमें से सफ़ेद इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक घोल बनाने में किया जाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक घोल बनाने में किया जाता है। होता है ना, कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ से हम उस घाव को साफ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ पे नहीं रहे, वो क्लीन हो जाए। उसके बाद में हम वहाँ पे पट्टी वगैरह कुछ ऐसा ड्रेसिंग वगैरह करेंगे। क्लियर, तो आपको बताना है वो जो एंटीसेप्टिक है उसका घोल बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आयोडाइड होता, पोटेशियम आयोडाइड, तो आप वो सही कर देते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, आयोडीन। नेक्स्ट देखें, Which of the following acids does not contain oxygen? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑल ऑफ अबव। इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो ऑक्सीजन को जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप लोग इन सभी का फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपका रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये है आपका HCl। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको सीधा सीधा सा पता चल रहा है किसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, एडिबल पी, वाइल्ड पी, गार्डन पी, पिजन पी, ठीक है। आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वो हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, आनुवांशिकी के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे
ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में बताने वाले कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था, लगभग 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है कितने लक्षण पर प्रयोग किया था? 7 लक्षणों पर। और कौन से मटर पर? तो ध्यान रखना है कि इसमें गार्डन पी के ऊपर, मटर के ऊपर प्रयोग किया गया था, जो खाने वाला जो बगीचे का मटर होता है उसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा गार्डन पी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे ही सेशंस आपको हर दिन मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसकी जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे मिल जाएगी। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।